अगर वैसी स्थिति हो गई कि 10, 20, 25 एमएलए जीत गए, मैं उनको कहूंगा भैया जहां जाना है जाओ, मुझे फिर से शुरू करने दो, मैं फर्स्ट पे ही रहूंगा। आप उनको छोड़ देंगे? छोड़ देंगे, उनको बोल देंगे भाई जाओ किसी दूसरे दल में शामिल हो जाओ। सरकार अगर मान लीजिए त्रिशंकु हो गया तो सरकार कैसे बनेगी? ना बने। अच्छा, न बने। क्या आप उस सूरत में मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, अर्श वाली स्थिति में यह होगा कि अर्श पे आने का मतलब कि उत्तर भारत और इस देश की राजनीति में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। लालू जी अपने शुरुआती दिनों में गरीबों के नेता थे, मास के लीडर थे, फिर वो पिछड़ों के नेता हुए, फिर वो यादवों के नेता हुए, अब वो आरजेडी के यादवों के नेता हैं। तेजस्वी यादव को 15 में पहली बार एमएलए जब लड़ाया गया था तो वो चुनाव में लड़वा रहा था। ये राघोपुर का एक गांव भी नहीं जानते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एकमात्र है, मैं क्योंकि एकमात्र वही तर्क है आपके पास कि क्यों जनसुराज नहीं जीतेगा। मैं राहुल गांधी के हर बात का विरोध करता हूं, ज्यादातर बातों का, लेकिन इस मामले पर मैंने राहुल गांधी का समर्थन किया है, इसलिए नहीं कि वो राहुल गांधी कह रहे हैं। तो आप इस बार इतने पुख्ता रूप से क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री? क्योंकि नहीं बनेंगे। पुख्ता रूप से क्या नहीं बनेंगे? जीत गए तब? मैं कह रहा हूं बनेंगे नहीं, कैसे बनेंगे? नमस्कार, द लेंस के इस स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं मुकेश शर्मा। स्पेशल इसलिए क्योंकि हम दिल्ली स्टूडियो से बाहर बिहार में हैं। बिहार में इस समय चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है और प्रशांत किशोर जी के साथ हम इस समय हैं बेतिया में। प्रशांत जी लगातार पिछले 3 सालों से लोगों के बीच जा रहे हैं, चाहे वो पदयात्रा के जरिए हो, लोगों के बीच जाना हो, और इस समय भी एक बिहार बदलाव सभा के रूप में उनकी सभाएं लगातार जारी हैं। आज दिन भर की यात्रा पूरी करके इस समय वो बेतिया पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आने के लिए। अब आप जब चुनाव में जा रहे हैं तो आपकी 3 सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या है? सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता है बेरोजगारी और पलायन। ये पहली बार हो रहा है कि बिहार में किसी राजनीतिक संगठन ने पलायन को मुद्दा बनाया है। दूसरी सबसे बड़ी हम लोग का जो विषय है वो है शिक्षा, और तीसरा है यहाँ का फैला हुआ भ्रष्टाचार, जो यहाँ पर अधिकारियों का जो एक वर्चस्व है और जो भ्रष्टाचार है उससे जुड़ा हुआ। पहली बात जो मैं बता रहा था, पलायन पहली बार, बेरोजगारी की चर्चा होती है लेकिन पलायन की चर्चा और पलायन को मुद्दा बिहार में कभी नहीं बनाया गया। लोगों ने, समाज और सरकार दोनों ने पलायन को, बाहर जाकर कमाने को, बाहर जाकर पढ़ने को, बाहर जाकर इलाज कराने को जीवन का एक तरीके से अपना हिस्सा ही मान लिया है कि ये नियति है कि भाई अगर कमाना है तो बाहर जाना पड़ेगा। अब तक जब लोग बाहर जाने की बात करते थे तो लोग इसको गर्व का बात बताते थे। आप नीतीश जी का, लालू जी का, तेजस्वी का, कांग्रेसियों का अगर आप बयान सुनेंगे तो वो आपको ऐसे बताएंगे कि बिहारी इतने मेहनत कश लोग हैं, ये पूरे देश में जाते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं, दिल्ली बॉम्बे की व्यवस्था हम लोग से चलती है। पहली बार प्रशांत किशोर और जनसुराज ने इसको कहा है कि नहीं, मजबूरी में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दिल्ली बॉम्बे में जाकर काम करना ये गौरव का बात नहीं, ये गौरव की बात नहीं हो सकती है। दूसरा, शिक्षा की जो बात हम लोग कह रहे हैं, बिहार में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी कभी नहीं रही। हम लोग खुद यहीं सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, लेकिन लालू जी के राज तक भी प्रखंडों में, जिलों में 2-4 विद्यालय ऐसे जरूर थे, जहां सरकारी विद्यालय, जहां से पढ़कर आप आगे बढ़ सकते थे। और इस पूरे कालखंड में नीतीश जी के शासन में शिक्षा और जो विद्यालय हैं ये सरकारी सुविधाओं को बांटने का केंद्र बन गए। उनकी पहचान बन गई है कि यहाँ से खिचड़ी बंटती है, विद्यालय से पोशाक बंटता है, साइकिल का पैसा मिलता है, वहां से पढ़ाई होती है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो पीछे हो गया। तो आपको अपने बच्चे को पढ़ाने पर ध्यान देना है। तो ये दूसरा मुद्दा है जी। तीसरा और अंतिम मुद्दा जो बड़ा है वो है यहाँ पर जो अधिकारियों का दबदबा हो गया है। नीतीश जी की जो पूरी व्यवस्था है वो चंद 4-5 अधिकारी चलाते हैं और ऐसा उनका रुतबा है, वो जो चाहे वो कर ले। जैसे पदयात्रा चलते हुए मैंने किसी से पूछा कि भाई लालू जी के राज में और नीतीश जी के राज में बिहार में क्या फ़र्क है, तो उस व्यक्ति ने जो बताया, मैं उसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ जी, जो कोट कर रहा हूँ उसको बेसिकली, उसने कहा भाई फ़र्क दोनों में सर कुछ नहीं है। गरीब के का हजामत, बिहार की जनता का हजामत तो दोनों सरकार में बना है। फ़र्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में ये हजामत बनाने का काम अपराधी कर रहे थे और नीतीश जी के राज में ये काम अधिकारी कर रहे हैं। तो ये 3 मुद्दे, बेरोजगारी, पलायन, दूसरा शिक्षा की ध्वस्त व्यवस्था को सुधारना, और तीसरा जो अफसरशाही और भ्रष्टाचार है, इससे निपटना। अब इसमें चूंकि आप पहली बार
सक्रिय राजनीति में राजनीतिक दल बना के आ रहे हैं। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि जब पहली बार कोई दल आता है तो पिछले 25-30 साल में तो ऐसा नहीं देखा गया कि किसी दल ने पहली ही बार में इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली हो। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि लोग आपके ऊपर इतना भरोसा क्यों करें कि वो ये आपको विजयी बना दें पूरी तरह, क्योंकि अनुभव या ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत सारे लोग देखते हैं और जब हमने बात की तो लोग इसका थोड़ा बहुत जिक्र करते हैं इस बात बिल्कुल का। करेंगे। देखिए, लोग क्यों जनसुराज के साथ आए ना आए वो दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि क्या लोग अपनी स्थिति को सुधारने के लिए बिहार में बदलाव चाहते हैं कि नहीं। अगर आपने लोगों से बातचीत करी होगी, और जो मैं पिछले 2-3 साल से यहाँ अनुभव कर रहा हूँ, 60%, इफ आई कैन क्वांटिफाई, 60% से ज़्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। चाहे आप किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, किसी दल के समर्थक हैं, किसी क्षेत्र में रहते हैं, बदलाव सब चाहता है। क्यों चाहता है बदलाव? 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, बेरोजगार, पलायन वाला राज्य बिहार था। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही था। आज 2025 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो लोग उस स्थिति से ऊब गए हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर बदलाव चाहते हैं तो लोगों को बदला क्यों नहीं? बदला है, लोगों ने यहाँ पर बदलाव करा है, आपको हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर कई लोगों को लगता है 15 साल लालू जी ने राज किया, अगर आप ध्यान से इलेक्टोरल डेटा को देखेंगे तो लालू जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार जिताया, 1995 में। नीतीश जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक बार जिताया, 2010 में, जब उनको 117 सीट आया था। इसके बाद कभी बिहार की जनता ने उनको जिताया नहीं है। लोग तो उनको बदलना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक जो अर्थमेटिक है, गुणागणित है, वो ऐसा होता है कि लालू जी कभी कांग्रेस की मदद से सरकार में आ जाते हैं या नीतीश जी किसी की मदद से बन जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पिछले 30-35 साल में जो बिहार में हुआ, इसके जवाबदेह जो है, इसकी जवाबदेही जो है वो लालू नीतीश जी की है। बिहार की बर्बादी के ये लोग जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा ही हैं। इसलिए कि लालू जी ने 15 साल यहाँ राज किया और 3 साल अभी 18 साल। उस 18 साल में लालू जी को जनता ने 5 साल जिताया, 13 साल वो कांग्रेसियों की मदद से सरकार में रहे। कांग्रेस ने उनकी मदद क्यों की? क्योंकि कुछ चंद सांसदों का समर्थन उनको दिल्ली में मिलता रहे। बिहार की जनता का जो होता है हो। इसी तरीके से नीतीश जी ने 5 साल काम किया, जनता ने उनको एक बार जिताया, लेकिन उसके बाद 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। बाकी के समय कैसे रहे? बाकी के समय ये भाजपाई, इन्होंने नीतीश को यहाँ पर रखा हुआ है। अब आप जरा समझिए, जिस भाजपा के बारे में हम लोग ये कहते हैं कि ये पूरे देश में दूसरे दलों को तोड़कर, विधायकों को, सांसदों को खरीद कर सरकार बनाते हैं, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भाजपा के 75 विधायक हैं, नीतीश जी के 42, और ये अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, नीतीश जी को बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको 12, 15, 20 सांसदों का समर्थन दिल्ली में मिलता रहे, बिहार की हालत जो हो सो हो जाए। लेकिन ये थोड़ा बहुत ही सिंपलिस्टिक व्यू नहीं है प्रशांत जी, क्योंकि अल्टीमेटली तो गठबंधन बनता है और गठबंधन में मान लीजिए भाजपा लड़ रही है तो जनता दल यू के जो सपोर्टर होंगे वो उनको वोट कर ही रहे होंगे, तो एक वोट बेस उनका होगा जो उसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वोट बेस तो है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि जनता ने क्या उनको वोट दिया है। आपने कहा ये बदलाव अभी क्यों? बदलाव जनसुराज की वजह से नहीं दिख रहा है। जनता तो पहले से तड़फड़ा रही है, वो बदलाव की कोशिश कर रही है। पिछले चुनाव में जो आप कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों ने जदयू को वोट दिया, जदयू ने भाजपा को वोट दिया, तो भाजपा का स्ट्राइक रेट 60% है, जदयू का स्ट्राइक रेट 30% है। लोग तो नीतीश को से छुटकारा चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कोविड के दौरान उन्होंने देखा कितनी उनको तकलीफ हुई। ऐसा नहीं है कि जनता को समझ में नहीं है। जब पशुपालन घोटाला हुआ उसके बाद लालू जी चाहे जो समीकरण बना लें, आप लोग कितना ही बैठ के MY PY कर लीजिए, लालू जी को बिहार की जनता ने फिर कभी जिताया नहीं। जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितना लोग बता रहे हैं। उनके पास कोई इस तरह का सशक्त विकल्प नहीं रहा है जिसको राज्य में वो ऑल्टरनेट के तौर पर खड़ा कर पाए। टुकड़ों में लोगों को लोग जिताते हराते रहे, बढ़ाते घटाते रहे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है। 1990 के बाद बिहार में किसी दल ने 243 सीट पर चुनाव लड़ा ही नहीं है, सब गठबंधन में ही लड़ते हैं। आप तो 243 पूरी लड़ाने वाले हैं, आपने ये कहा है। तो ऐसी स्थिति में कितनी सीटों का भरोसा आप कर रहे हैं? बिल्कुल जो बात पिछले 1 साल से बता रहे हैं, देखिए जिस विधा
का इस्तेमाल करके लोग सीट का प्रोजेक्शन करते हैं। इस देश में कुछ लोग होंगे जिनकी विश्वसनीयता है कि जो इस तरह की बात बता सकते हैं, उसमें मेरा नाम होगा। लेकिन चूंकि मैं इसमें एक स्टेक होल्डर हूं, बिल्कुल, हाँ, तो थोड़ा बायसनेस तो होगा ही, इसलिए मैं नंबर नहीं बता रहा हूं, वरना मैं नंबर भी आपको बता देता। अच्छा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना तो जरूर कह सकता हूं कि जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसका परिणाम एक ही होगा, या तो जनसुराज अर्श पे होगा या फर्श पे होगा। बीच में कोई परिणाम नहीं आने वाला है। कोई 20, 25, 30, 40 सीट, 50 सीट नहीं आएगा। या तो जनसुराज को 10 से कम सीट आएगी, या फिर इतनी सीट आएगी कि पूरा व्यवस्था परिवर्तन की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो साकार होगा। अर्श पे या फर्श पे, तो संख्या की चिंता मत करो आप, या तो 10 के नीचे या 170-75 के ऊपर, उसके बीच में नहीं नंबर आएगा। आप ये इस काल्पनिक स्थिति में भी नहीं जाना चाहेंगे कि अगर बीच में आ गया तब क्या करें? नहीं आएगा, बिल्कुल तय नहीं आएगा। और अगर आएगा तो देखिए, मेरे लिए हम लोग मैं जो चुनाव को समझता हूं, जब जनता वोट करती है तो जनता सिर्फ सरकार के लिए वोट नहीं करती है। जनता ये तय करती है कि कौन सरकार में रहेगा, कौन विपक्ष में रहेगा और कौन सड़क पे रहेगा। तो मैं समझता हूं कि या तो जनता हम लोग को कहेगी कि आप सरकार में रहिए या सड़क पे रहिए, और हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर जनता ये कहती है कि भाई आप सड़क पे रहिए, तो विपक्ष में रहने से अच्छा है मैं सड़क पे रहूंगा 5 साल, फिर से जितनी मेहनत अभी कर रहे हैं इससे दुगनी मेहनत और करेंगे। ये पूरी तरीके से संकल्पित है। चलिए, आपने फर्श पे की स्थिति की बात बताई कि अगर हो भी गए तो भी आप अगले 5-10 कोई- साल जितना कोई समय फर्क नहीं लगेगा है। आप करेंगे। अगर 10-20 विधायक हो गया, हाँ, तो प्रशांत किशोर, जो आपने कहा बीच की स्थिति हो जाए काल्पनिक, आपका आकलन गलत हो जाए। अगर फर्श पे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, फर्श पे है मतलब फर्श पे है, रोड पर है, ठीक है। अगर वैसी स्थिति हो गई कि 10, 20, 25 एमएलए जीत गए, मैं उनको कहूंगा भैया जहां जाना है जाओ, मुझे फिर से शुरू करने दो, मैं फर्श अच्छा। पे ही रहूंगा। आप उनको छोड़ देंगे? छोड़ देंगे, उनको बोल देंगे भाई जाओ किसी दूसरे दल में शामिल हो जाओ। ये तो बड़ी बात है, इस तरह से कोई छोड़ बड़ी बात देना। नहीं, हम विधायक- यहाँ विधायक बनने नहीं आए। इसी पे अगर मेरे- सरकार बहुमत की नहीं बनी तो बिल्कुल प्रशांत किशोर और जनसुराज रोड पर अगले 5 साल फिर से संघर्ष करेंगे। लेकिन ये जो बीच की बात है, थोड़ा सा मैं इस पे रहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इंटरेस्टिंग बात कही कि आप उन्हें छोड़ देंगे। लेकिन जो आपके साथ इतना कमिटेड है, आपके सिर्फ ये कह देने से कि जहां मर्जी हो चला जाए, शायद नहीं जाएगा, वो आपके नहीं, साथ छोड़ रहना देने का चाहे। मतलब क्या है कि जनसुराज रोड की ही राजनीति करेगा। ठीक है, लेकिन अब सरकार स्वाभाविक कैसे है वो बनेगी? भाई अगर सरकार मान जिसको लीजिए त्रिशंकु हो गया तो सरकार वो- कैसे बनेगी? न बने, अच्छा, न बने, लेकिन फिर से- किसी फिर को से चुनाव- सपोर्ट नहीं करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा, किसको सपोर्ट करेंगे, यही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल ही नहीं पैदा। अगर ऐसी स्थिति आ गई हाँ। कि जनसुराज के कहने से ही सरकार बन रही हो या न बन रही हो, हाँ। तो जनसुराज फिर से चुनाव चाहेगा। क्योंकि लोगों के सामने दिल्ली का एक अनुभव है, कोई जहाँ नहीं, पे- वो आप कोई इसका पैरेलल नहीं है। दिल्ली में कोई 3 बरस पैदल चल के पार्टी नहीं बनाया है। जो बिहार में हम लोग कर रहे हैं इसका कोई पैरेलल नहीं है। बिहार की जो परिस्थिति है वो भी अनपैरेलल्ड है। बिहार के लोगों की का जो कष्ट है, जो दुर्दशा है, वो भी अनपैरेलल्ड है। तो ये अनपैरेलल्ड सिचुएशन है। अगर आप कहते हैं ऐसी स्थिति आ गई कि जनसुराज किसी को समर्थन करे तो सरकार बने या ना बने, तो हम लोग कहेंगे भैया हम लोग कुछ नहीं कर रहे, तुमको बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है राष्ट्रपति शासन लगाओ, नहीं करना है फिर से चुनाव कराओ। लेकिन ये तो दांव खेलने जैसा है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर लोग वही कैसे- बात है, आप दाव खेलने से क्यों लोग डरते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनको मंत्री बनना, हमें मंत्री बनना नहीं है। नहीं, लेकिन ये हो सकता है ना कि जनता ये कहे कि अरे यार ये तो किसी का समर्थन ही नहीं ठीक करते, है, अगली बार वोट नहीं तो देंगे। फिर हम मान लीजिए हम लोग ने वो गलती की, जनता ने फिर चुनाव हुआ, हमको 0 कर दिया, फिर हम फर्श पे आ गए, फर्श पे रहने को तैयार है। अब अर्श की बात करते हैं। फर्श की तो आपने सारी सिचुएशन समझा दी। अगर अर्श होता है और आपकी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आती है, तो अभी सबके सामने आप ही नेता हैं। मैं इस पे ले कह रहा हूं प्रशांत जी, जितने लोगों से बात करिए सब लोग आपकी पार्टी में, और आम लोग, अभी जैसे मैं डुमरांव की रैली में था या गोपालगंज में भी जब लोगों से बात हुई, लोगों के नाम जो है ना वो सिर्फ आपका लेते हैं। क्या आप उस सूरत में मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, अर्श वाली स्थिति में ये होगा कि अर्श पे आने का मतलब कि उत्तर भारत और इस देश की राजनीति में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। ये तो आप मान रहे हो पत्रकार होने के नाते। बिल्कुल बिल्कुल। ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कभी हुआ नहीं कि 2-2.5 साल में कोई आदमी कोई नहीं हुआ। मैंने भी कहा एक दल बनाकर बिहार जैसे राज्य को जीत जाए। नहीं हुआ। तो अगर इतने लोग जीत कर आएंगे, उनमें इतनी क्षमता होगी कि वो इतिहास लिखेंगे, तो उन लोगों में इतनी क्षमता तो होगी कि वो अपने बीच से अपना लीडर चुन ले, वो चुन लेंगे। जैसे उन्होंने मनोज भारती को चुना कि वो हम लोग के अध्यक्ष होंगे, जैसे उन्होंने उदय सिंह को चुना कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जैसे उन लोगों ने चुना कि भाई सुभाष कुशवाहा हमारे जनरल सेक्रेटरी होंगे,
वैसे वो आगे का नेता भी पर चुन वो लेंगे। उन्होंने इसलिए भी तो चुना क्योंकि आपने कहा कि अभी आप ये नेतृत्व का रोल नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश तो अध्यक्ष संभव बनाया। है कि जब जीत कर आ जाए मैं कह दूं कि मैं नहीं लेना चाहता हूं। यही मैं समझने की बिल्कुल कह कोशिश सकते कर रहा हैं। हूं। मैं यहाँ ये सारा प्रयास, मैं तो रोज मन से कह रहा हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य मुख्यमंत्री बनना ये सब नहीं है। पर देखिए, पर एक ये होता है ना, मुख्यमंत्री के पास पावर तो है ना चीजें बदलने की। पावर मतलब जो परिवर्तन आप लाना चाह रहे हैं, हम उसकी बात इस कर रहे हैं। देश में जिसको भी आप बड़ा नेता मानते हैं, ज्यादातर नेता इस देश के फाउंडिंग फादर्स, दे वर ऑल प्री इंडिपेंडेंस। उन्होंने तो कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ा, तो क्या उन्होंने समाज को धारा नहीं, क्या उन्होंने समाज के लिए कुछ किया नहीं? ये कोविड के दौरान मुझे लगा कि यार मैं इस राज्य से आता हूं और जो मैंने अपनी व्यवस्था देखी कि मेरे सामने हजारों लोग इतनी त्रासदी में यहाँ से घर जाना चाहते हैं और मेरी सारी क्षमता, मेरी सारी ताकत, मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स के बावजूद मैं उनको इतनी भी मदद नहीं कर पा रहा हूं कि वो दिल्ली से घर बस से आ जाएं, गाड़ी से आ जाएं। तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अब मुझे जाकर बिहार में कुछ करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए जिससे समाज में स्थिति सुधरे। और इसका प्रमाण ये है कि 2 मई 2021 को जिस दिन बंगाल का चुनाव का रिजल्ट आया, उसी दिन मैंने घोषणा कर दी कि भाई अब मैं ये काम छोड़ रहा हूं, मैं अब वापस जाऊंगा बिहार। सोचना पहले सोच के रखा था। लेकिन उसके बाद में कांग्रेस का, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो पूरा प्रकरण था वो शायद उसके बाद का था। देखिए, हम उन लोगों में से नहीं है जो मेरे दिमाग में बात आई और मैं बस तुरंत उस पर एक्ट कर दूंगा। 2 मई 2000 पहला चीज मैंने कोविड में क्या तय किया कि नहीं, मुझे बिहार जाना है, कुछ ऐसा जो मैं कर रहा हूं ये काफी नहीं है, कुछ मुझे दूसरा करना है। 2 मई 2021 को मैंने उसकी घोषणा कर दी। उसके बाद 1 बरस तक मैंने अपने लिए सोचने समझने के लिए रखा कि क्या करूं, कैसे करूं। और मेरे विचार में यह था कि मैं कांग्रेस के साथ काम करूं। बिहार में चूंकि कांग्रेस अभिप्राय है और जो कांग्रेस के रिवाइवल का प्लान था उसमें एग्जैक्टली यही प्लान था बिहार के लिए, यूपी के लिए, जो मैं बिहार में कर रहा हूं, जिसको उन्होंने स्वीकार भी किया। वो ऑब्वियसली वो पैन इंडिया का प्लान था, लेकिन उसमें 7 ऐसे राज्य थे जिनमें जनसुराज जैसे एक प्रयास की जरूरत थी, जहां कांग्रेस को ग्रास रूट से खड़ा करना था, जहां कांग्रेस एक तरह से डेड है। लेकिन कुछ वजहों से वो बात बनी नहीं, मैंने मना कर दिया। जब मैंने मना कर दिया तो मेरे पास विकल्प साफ था कि मैं जाऊं, और मैं 7 राज्य में तो कर नहीं सकता हूं। मेरी क्षमता बिहार को सुधारने की, प्रयास करने की है, तो मैं बिहार में आया और जो प्लान मैंने उनको बताया था वो प्लान मैं बिहार में कर रहा हूं। आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ने को लेकर ज्यादातर लोग धीरे धीरे यही कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन यह निर्णय पार्टी का है। जो पूरी व्यवस्था है जनसुराज की, उसको यहाँ का की कोर कमेटी चलाती है। जो कोई 150, आप हंस ऐसे रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि प्रशांत जी, सब लोग आपको मतलब सारी दुनिया, आपकी पार्टी, सब लोग आपकी ओर देखते हैं और आपको आप कह रहे हैं कोर कमेटी का। मैं इसलिए समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको भूत में ले जाऊंगा। हाँ, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं व्यक्तित्व के तौर पर, पहचान के तौर पर। गांधी से बड़ा कोई नेता यहां पैदा नहीं हुआ और पूरी कांग्रेस में गांधी सिर्फ एक ही बार प्रेसिडेंट रहे और एक बार उनके नॉमिनी को या उनके समर्थित उम्मीदवार को सुभाष चंद्र बोस जी ने हराया। लोगों को उसकी पूरी जानकारी नहीं है। जब CWC उस समय चुनाव होता था, सिर्फ प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होता था, CWC में बाकी के 19 लोग वही चुने गए थे जिनको गांधी चाहते थे। इसके बावजूद गांधी ने यहां से अपने को विड्रॉ किया और महाराष्ट्र चले गए कि भाई जब अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुन लिए गए तो आप चलाइए। तो आप तो यही कहे भाई गांधी चला रहे थे। जब मैं कह रहा हूं कि कोर कमेटी चला रही है तो आपको लग रहा है अरे भाई तो कहने के लिए चला तो नहीं, इसलिए प्रशांत जी, क्योंकि चलिए आप तो बहुत पुरानी बात करें, मैं थोड़ा इधर की बात करता हूं। मान लीजिए महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जब चलाते थे तो चुनाव भी नहीं लड़ते थे, लेकिन जनता हमेशा कहती थी कि पावर के सेंटर है सरकार, यहाँ पे मनोहर जोशी चला रहे हैं, लेकिन हर समय घूम घूम के उन्हें बाला साहब ठाकरे के पास जाना पड़ता। अगर आपने कोई चीज क्रिएट किया है और समाज का विश्वास आपके प्रति है, तो चाहे वो गांधी हो, विनोबा भावे हो, जेपी हो, ठाकरे हो, कांसीराम जी हो, बहुत तेरे ऐसे वो एग्जाम्पल है, उस विश्वास को कोई छीन नहीं सकता है। तो उस तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई आप पावर सेंटर रहेंगे, तो ऑब्वियसली रहेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं कि आप पद पे रहें। पद पे आप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आप स्टेक अपना लगा रहे हैं कि हाँ मैं भी हूं इसमें खड़ा। बिल्कुल लड़ रहे हैं, मैं खड़ा हूं, पूरी ताकत से खड़ा हूं। नहीं, जब आप खुद चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ने से आपका ज्यादा स्टेक हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो तो टेक्निकलिटी है। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो उसके लिए आपको विधानसभा लड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये
एक जो पूरा चुनाव रणनीतिकार का एक जिसका पहले का आपका वो था वहां से लेकर के और अब जब आप खुद एक दल बना करके चुनाव लड़ा रहे हैं, क्या सबसे मूल अंतर कुछ है या उसी तरह की रणनीतियां लगा कोई रहे हैं? अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ टाइम का है। जिस काम को करने के लिए मुझे 1 साल लगते थे उसको 3 साल लगा। क्यों? क्योंकि यहां दल नहीं था, तो पहले दल बनाने में 2 बरस लगा है। लेकिन काम तो हम वही कर रहे हैं जो पहले दलों के साथ कर रहे थे। दलों को हम लोग क्या मदद करते थे? उनको बताते थे भाई किस बात पर आप चुनाव लड़ो, अपने संगठन को बेटर ऑर्गेनाइज कैसे करो, किस बात को एजेंडा में शामिल करो, भाषण में क्या बोलो, विपक्ष पे किस बात पे अटैक करो, यही बात तो करते थे। वही काम कर रहे हैं। पहले वो काम किसी दल के लिए कर रहे थे, अभी वो जनसुराज, उस दल का नाम जनसुराज है, अब जनसुराज के लिए कर रहे हैं। एक मौलिक जो फर्क है कि पहले मैं भाषण नहीं दे रहा था, वो दूसरे से बुलवा रहा था, अब खुद बोल रहा हूं, इतना ही फर्क है। तो जैसे बहुत सारे चुनाव जब आपने भी लड़ाए और हम लोगों ने देखा कि एक स्लोगन बहुत मतलब चाहे वो अब की बार मोदी सरकार, खेला होबे, फिर से नीतीश जी के लिए भी यहाँ पे था, कई सारे इस तरह के हम लोगों ने नारे देखे। 5 साल केजरीवाल दिल्ली में एक नारा चला था, यहाँ पे कोई इस तरह का नारा लेके आप चलने वाले हैं? ये जितने नारे आप बता रहे हैं ज्यादातर मैंने लिखे हैं, तभी मैंने आपसे पूछा। लेकिन ये नारे पोस्ट इलेक्शन नारा हिट होता है। जब वो इलेक्शन हो रहा होता है तब खेला होबे नहीं हो रहा था। उसके तब बाद तो लोग दीदी ओ दीदी की बात कर रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था टीएमसी हारने वाली है। जो जीतता है उससे जुड़ी हर चीज बड़ी हो जाती है, ठीक है ना? तो आप मोदी जी जीत गए तो अब की बार मोदी सरकार बड़ा नारा बन गया। अगर मोदी हार गए होते तो नारा लोग भूल गए होते। अभी आप पूरे बिहार में जाइए और आपको एहसास नहीं हो रहा है, जय बिहार जय जय बिहार हैज बिकम द वॉर क्राई, हैज बिकम द सिंबल ऑफ जनसुराज, हैज बिकम कि भाई जहां पे लोग मिलते हैं हाथ नहीं मिला रहे, बोल रहे जय बिहार। ये ऑलरेडी नीचे चल रहा है और आपको दिख नहीं रहा है। कल हो के जब जनसुराज जीतेगा तो लोग कहेगा भैया जय जय बिहार इन्होंने लिखा था। वो आप देखिए जो भी यहां मिलता है जनसुराज में, गांव देहात रास्ते में चलते हुए दौड़ते हुए लोग क्या कर रहे हैं, जय बिहार जय जय बिहार। तो ये खेला होवे से बड़ा नारा है। चलिए, तो अब ये तो समय के साथ हम लोग देख लेंगे। ये बताइए कि जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ये पूरा जो दिल्ली में यहाँ पे बिहार में SIR का पूरा एक इतना बड़ा विवाद चल रहा है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। उससे जुड़ी एक चीज़, जैसे उसमें मैंने देखा कि BLA किसने कितने लगा रखे हैं, जिसके पास जितना बड़ा कार्डर है उसने उतने BLA अपने यानी कार्यकर्ता लगा रखे थे। वो ये भी दिखाता है कि जिसका जितना कार्डर है वो उतने मेहनत से चुनाव लड़ता है। आप कार्डर वाली इन पार्टियों के सामने अब पिछले 3 साल के अनुभव कोई में कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। बीजेपी भी नहीं है मैं और RJD, RJD, हाँ। RJD जो है वो कास्ट बेस्ड पार्टी है और लालू जी अपने पीक पे मास लीडर थे। फिर वो लालू जी अपने शुरुआती दिनों में गरीबों के नेता थे, मास के लीडर थे। फिर वो पिछड़ों के नेता हुए, फिर वो यादवों के नेता हुए, अब वो RJD के यादवों के नेता हैं। तो वो एक कास्ट बेस्ड पार्टी है और वैसी उनकी व्यवस्था है। जदयू जो है वो प्योर नीतीश कुमार का है, उसमें कभी काडर रहा ही नहीं है। मैं उस दल में भी रहा हूं। जदयू में कभी संगठन की ताकत नहीं रही है। नीतीश कुमार, गवर्नेंस और सरकारी तंत्र, उसी से वो पार्टी चली है। काडर के नाम पर यहां पर, और कांग्रेस तो है ही नहीं काडर बेस्ड पार्टी, काडर के नाम पर यहां पर लेफ्ट के दल रहे। पहले यहां CPI बहुत मजबूत होती थी, अभी आई CPI ML है और बीजेपी। लेकिन बीजेपी आज तक बिहार में एक बार अपवाद के तौर पर छोड़ दीजिए 2015, तो 100 से ज्यादा सीट लड़ती नहीं, 100-110 सीट लड़ते हैं। तो आधे बिहार में उनका कोई काडर नहीं है। CPI ML जो काडर बेस्ड पार्टी है वो 15-20 सीट लड़ते हैं, तो उनको लिमिटेड एरिया में उनका है। CPI जिनका काडर था, CPI और CPI M का, वो धीरे धीरे इलेक्टोरली इरेलीवेंट हो गए। तो वो ज्यादातर काडर आप देखेंगे वो जदयू में आपको मिलेगा, वो लोग छोड़कर जदयू में आ गए। तो काडर के हिसाब से आज बिहार में सबसे बड़ा दल जनसुराज है। हम लोगों ने 72,000 BLA का नाम नंबर दिया है, लेकिन चूंकि जनसुराज अभी नई पार्टी है, ये रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड है लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं है। वो तो जब आप चुनाव लड़ेंगे तब रिकॉग्नाइज होंगे, इसलिए हमारे BLA का लिस्ट नहीं है। बाकी संगठन के हिसाब से मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको बहुत विश्वास से कह सकता हूं कि जनसुराज से बड़ा राजनीतिक संगठन बिहार में किसी का नहीं है। MLA ज्यादा हो सकता है, MP ज्यादा हो सकता है, लेकिन संगठन जनसुराज से बड़ा किसी का नहीं है। आपने जो शराबबंदी की बात की प्रशांत जी, कि शराबबंदी हटेगी, तो ये एक बहुत बड़ा विनिंग फैक्टर बना था एक समय में नीतीश कुमार जी। किसने कहा? शराबबंदी लागू हुई 2017 में,
और शराबबंदी के बाद नीतीश कुमार को सबसे कम सीट आया है 2020 में। मतलब देखिए आप लोग, फैक्ट क्या है और परसेप्शन क्या है। पर परसेप्शन ये सुनिए ना, नीतीश कुमार को 2005 में, 2010 में और 2015 में जितनी सीटें आई हैं, उस समय बिहार में सबसे ज्यादा शराब के ठेके नीतीश कुमार ने खोले हैं। और जब शराबबंदी लागू की 2016 में, 2020 में उनको जीवन में सबसे कम सीट आया है 42। एक ऐसे समय में जबकि लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, एक ऐसे समय में जबकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उनके खाते में पैसा आ रहा है, एक ऐसे समय में जबकि आता है, मतलब कम ज़्यादा भ्रष्टाचार की बात होगी ज़रूर, लेकिन एक थोड़ा सा भरोसा बनता है कि अच्छा हमको ये दे तो रहे हैं, जो मुझे लगता है कि शायद 2024 के इलेक्शन में भी नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए कुछ हद तक ऐसा कहते हैं कि शायद काम आया होगा। तो ऐसे समय में, और प्रदेश में जाति का एक कनेक्ट तो है ही, इन फैक्टर्स के बीच में आपका ये जो बुनियादी मुद्दा है, ये कट अक्रॉस करके लोगों के बीच में रेजोनेंस पाएगा, आपको लग रहा है? लोगों से पूछिए कि किसी भी बेवकूफ से बेवकूफ आदमी को बुला के पूछिए कि तुमको 5 किलो अनाज में ज्यादा इंटरेस्ट है कि रोजगार में इंटरेस्ट है, कि तुमको 10-12 हजार का तुमको रोजगार हो जाए वो चाहिए कि तुमको 5 किलो अनाज चाहिए। भाई अनाज उसको तब चाहिए जब रोजगार का ऑप्शन नहीं है। हम तो सीधा लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई तुमको 5 किलो अनाज चाहिए या रोजगार चाहिए? लोग कहते हैं रोजगार चाहिए। हम पूछ रहे हैं भाई तुमको जात चाहिए कि अपने बच्चे के लिए पढ़ाई चाहिए? लोग कह रहे हैं पढ़ाई चाहिए। हम थोड़ी ना कह रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं। तो आप ये फिर वही परसेप्शन वाली बात है कि आपका और पत्रकारों का, एनालिस्ट का एक परसेप्शन बना हुआ है कि लोगों को तो मुफ्त अनाज चाहिए। नहीं, लोगों को मिल रहा है, अभी मिल रहा है। देखिए ऐसा है तो हम बंद थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं, बंद नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट, सुनिए, बनिस्बत वादा, हम इसको समझना चाह रहे हैं। देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, सिर्फ बिहार के लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, लेकिन ये चुनावी मुद्दा बिहार में है क्योंकि दूसरा कुछ नहीं है। भाई गुजरात के गरीबों को भी तो 4 करोड़ मिल रहा है, 4-5 किलो अनाज मिल रहा है, लेकिन उसकी चर्चा तो नहीं हो रही है। पर उत्तर प्रदेश में था प्रशांत जी। भाई एक मिनट सुन लीजिए। हाँ। उत्तर प्रदेश में योगी जी का आप हमको भाषण सुनाइए, मोदी जी का, जहां वो कह रहे हैं कि 5 किलो पर उनको वोट चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा राज्य, बढ़िया राज्य बना दिए, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दिए। वो तो राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो तो बुलडोजर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। 5 किलो अनाज पर मांगा वोट? नहीं मांग रहे। वेलफेयर स्टेट है, लाभार्थियों की अगर उनको कुछ लाभ मिल रहा है तो मुद्दा रहेगा। लेकिन क्या नेता किसी राज्य में 4 किलो अनाज पर वोट मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे हैं। वो बिहार में मांगा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार में अनाज ही है, कुछ नहीं है। बाकी जनता वोट भी दे रही है। क्यों? कह रहा है भाई चलो कुछ नहीं है, 4 किलो अनाज तो दे रहा है कम से कम, लेकिन उसको कुछ बेहतर दिखेगा तो 4 किलो अनाज पर, जैसे गुजरात के लोग 4 किलो अनाज पर वोट नहीं दे रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र तमिलनाडु में 4 किलो अनाज पर आप वोट नहीं जीत सकते हैं, उस तरह बिहार में भी नहीं जीतिएगा। आप इस चुनाव में अपना सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी किस पार्टी को? एनडीए। लड़ाई सीधा एनडीए से ही होगी। एनडीए वर्सेस जनसुराज होगा। आप लोग चाहे जितना भूमिका बना लें। नहीं, हम लोग नहीं भूमिका बना रहे, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ। क्योंकि एनडीए का जो सोशल बेस है वो बहुत बड़ा है। बिहार में 70-30 की लड़ाई रही अभी तक। 30% डिनोमिनेटर है आरजेडी का सपोर्ट बेस, जिसको आप लोग एमवाई कहते हैं जी, और 70% जो भी बाकी बच गया वो सब एनडीए का है। तो एनडीए को बहुत बड़ा घाटा भी अगर होगा, बहुत वोट शेयर उनका कम भी होगा, तो भी उनका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए लड़ाई उनसे होगी। एक बहुत समय तक आपने लगातार तेजस्वी यादव को टारगेट करके बोला कहीं, और वो पिछले चुनाव में सबसे बड़ा दल भी था। अगर चिराग पासवान 38 सीटों पर, जेडीयू के सीटों पर चुनाव नहीं लड़ते तो जो तेजस्वी की सीट है 75 - 38 कर दीजिए, वही आरजेडी की ताकत है, वही ताकत आगे भी रहेगी। इसका प्रमाण मेरे कहने पे मत जाइए, इसका प्रमाण लोकसभा में देख लीजिए। अगर 80 सीट लाने भर तेजस्वी की पॉपुलैरिटी या आरजेडी की ताकत थी, तो फिर लोकसभा में 3 सीट पर कैसे आ गए? मेरे भाई वो बस अर्थमेटिक है। चुनाव कई बार अर्थमेटिक से, झारखंड में 5 निर्दलीय एक बार सरकार बना लिया, इसका मतलब क्या कि पूरा झारखंड के लोग उनके साथ हो गए थे, मधु कोड़ा के साथ हो गए थे झारखंड के लोग। आपको 75 सीट इसलिए आया कि चिराग पासवान ने टारगेट करके जदयू की सीटों पर चुनाव लड़ा और 38 जगहों पर इतना वोट लाया जिससे कि राजद जीत गया। राजद का वोट शेयर नहीं बढ़ा है, जदयू का वोट शेयर बट गया, कम हो गया, इतनी सी बात है। ना उससे तेजस्वी की पॉपुलैरिटी को दिखाता है, ना वो राजद के बढ़े हुए बेस को बताता है, ना उनके काम के प्रति, उनके प्रोग्राम के प्रति समाज का विश्वास को दर्शाता है, और उन्होंने कुछ किया भी नहीं है।
राजनीतिक दल के तौर पर, नेता के तौर पर, समाज के स्तर पर, सरकार में भी वो लोग रहे बीच में 3 साल। ऐसा कुछ नहीं किया जिससे समाज को लगे कि नहीं भाई ये नई आरजेडी है, बल्कि उलट, वो बीच में सरकार थे तो लोगों को लगा कि भैया ये सुधरे नहीं है, ये अभी आज भी वैसे ही है, सत्ता में आएंगे तो फिर मार पीट, कट्टा, लड़ाई, अपहरण, रंगदारी यही करेंगे। तो जो बीच में आए तो अच्छा खासा थोड़ा ट्रेलर दिख गया लोगों को, वो फिर लोग भाग लिए कि बाप रे बाप, ये सबके साथ नहीं रहना, ये आएगा तो फिर वही बदमाशी करेगा। पर आरजेडी में आप खास तौर पे तेजस्वी को बहुत तीखे तौर पे टारगेट करते रहे हैं। मैं तो बहुत मीठा बोलता हूँ, क्या तीखा किसको बात कहते हैं? मतलब जिस तरह से आप उनके चाहे पढ़ाई लिखाई की चीजों को या उन चीजों को, किन चीजों को बताइए? 2 बातें मैंने बोली है जो आपको कड़वी लग सकती है। नहीं, मुझको नहीं, एक उनके लोगों को जी। एक मैंने बोला कि वो 9th फेल है, तो क्या वो 9th फेल नहीं है? क्या ये मेरा परसेप्शन है? जब मैं कहता हूं कि 9th फेल है तो आप उस बात को समझिए, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है कि वो 9th फेल है कि 12th फेल है। बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बहुत होशियार हो सकता है, बहुत समझदार हो सकता है, समाज के लिए कुछ कर सकता है, और बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बिल्कुल बेवकूफ़ हो सकता है। लेकिन फ़र्क क्या है? कई बार सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की वजह से आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं पाते हैं। आपके गांव में स्कूल नहीं है, आप बहुत गरीब घर के बच्चे हैं, नहीं पढ़ पाए। लेकिन जिस व्यक्ति की हम लोग बात कर रहे हैं, ये भाई साहब, इनके माता पिता दोनों यहाँ मुख्यमंत्री थे। उनका कहना है या उनके समर्थकों का ये कहना हो सकता है कि भाई ये तो क्रिकेट खेलते थे जी। अब क्रिकेट में कितने बड़े खिलाड़ी थे उस पर बहस नहीं करना चाहता हूं मैं। मान लीजिए कि क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, तो उस क्रिकेट को छोड़े हुए भी उनको 20 वर्ष हो गया। तो जिस बिहार को लोग ज्ञान की भूमि के तौर पर जानते हैं, उसका नेता ऐसा व्यक्ति हो जिसके मन में शिक्षा के लिए सम्मान ना हो, वो मैच नहीं करता है। पर इतने समय से जब कोई राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में रहे, तो समाज और जीवन भी तो आपको बहुत कुछ सिखा देता है, जो शायद किस सामाजिक जीवन में रहे आप जरा बता दीजिए। नहीं भाई, इतने तेजस्वी समय से यादव पार्टी लीड कर आप बता रहे हैं, पार्टी लीड करने से क्या होता है? आपके पिताजी का दुकान है तो आप दुकान में बैठिएगा तो आप दुकान के मालिक हो गए। तेजस्वी यादव सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर किसी बिहार के गांव में रात भर अगर बिताया हो तो हमको बता दो। आप तो बीबीसी के पत्रकार हैं, बीबीसी के रिसर्च टीम को लगाइए। तेजस्वी यादव को 15 में पहली बार एमएलए जब लड़ाया गया था तो वो चुनाव में लड़वा रहा था। ये राघोपुर का एक गांव भी नहीं जानते हैं, लालू जी उस समय चुनाव लड़ रहे थे। और 15 के बाद से तेजस्वी यादव किसी बिहार के गांव में अगर एक रात बिताई हो उन्होंने, तो हमको बता दीजिए, हमको आप बता दीजिए। अरे भाई, हम इतने बेवकूफ़ थोड़ी ना है। कामराज, हमको नहीं मालूम है कामराज नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन कामराज तो तमिलनाडु के सबसे सशक्त और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे। तेजस्वी ये कहते हैं कि 3 साल जो अभी थे सरकार में, उन्होंने जितना रोजगार दिया वो उनका क्रेडिट है, उन्होंने मेरे भाई रोजगार की बात है, इससे बड़ा बंकम बात, इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता है। आपने रोजगार दिया तो सीधी सी बात है, जिसको रोजगार दिया उसका नाम पता जरा जारी कर दो, किस 3 लाख को जारी कि 5 लाख को दिए हो। इतना सीधा चीज, आर्गुमेंट खत्म करो भाई। तुम कह रहे हो 5 लाख को नौकरी दिए, तो 5 लाख बिहार के लोगों का नाम पता जारी कर दो कि ये 5 लाख लोग हैं जिनको हमने नौकरी दी। तेजस्वी यादव कह रहे मैं 5 लाख को दे दिया, 8 लाख को दे दिया, नीतीश कुमार कह रहे नहीं उन्होंने नहीं दिया, हमने दिया। मेरे भाई, जो 3 लाख नौकरियों की बात चल रही है उसको समझ लीजिए क्या है। वो पहले से नियोजित शिक्षक थे, वो शिक्षक पहले नियोजित शिक्षक थे, अब उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया। तो ऐसा नहीं कि वो बेरोजगार थे, वो शिक्षक थे, पहले नियोजित शिक्षक थे, अब राज्यकर्मी हो गए। तो सर्विस कंडीशन बदला। बाकी जो 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिली, उसमें गलत डोमिसाइल की वजह से आधे से ज्यादा लोग बिहार के बाहर के लोगों को नौकरी मिली। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार को भूत सवार था कि मुझको प्रधानमंत्री बनना है। तो 2023 में इस आदमी ने पूरे देश के लोगों को जो भी नौकरी थी वो पूरे देश के लोगों में बांट दिया, ये बताने के लिए कि बिहार में इतना नीतीश का मॉडल अच्छा है कि यूपी के लोग कहे कि भैया नौकरी तो बिहार में मिल रहा है। मेरे भाई, अगर आपको क्या लगता है, एक छोटी सी उपलब्धि भी लोग अपना बड़ा करके आजकल दिखाते हैं। अगर मैं कोई कहीं सभा में जा रहा हूं तो उसको भी आप सोशल मीडिया पे डालते हैं। तेजस्वी यादव अगर मछली खा रहे हैं तो वो भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। 3 लाख लोगों को आपने नौकरी दी है, उसका नाम नंबर जारी करने में क्या दिक्कत है? नाम नंबर जारी कर दो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग जो कहानी बचपन में सुनते हैं, शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो सोना का कंगन लेके बैठता है, कोई आए कंगन के लालच में तो उसको मार के खाऊंगा। तो ये लोग कट्टा वाले नेता हैं। बदलाव नहीं हो सकता क्या? कैसे बदलाव होगा? नहीं, हम मतलब क्या, यही मैं बता रहा हूं, मैंने आपको उदाहरण दिया, आपने सुना नहीं क्या? शेर बुढ़ापे में शाकाहारी हो जाएगा?
क्या शेर दूध पीने लगेगा? पर ये तो मतलब ये शेर का उदाहरण अरे और सामाजिक जीवन अरे का भाई, उदाहरण कैसे अब सेम कैसे कैसे? हो जाए? कैरेक्टर तो आदमी का बदलता नहीं है। व्यक्ति बदल सकता है, व्यक्ति इतने बदल समय सकता में। है, लेकिन हाँ। उसका कैरेक्टर नहीं बदलता है। दल का कैरेक्टर नहीं बदल सकता है। सुधार हो सकता है। वो बूढ़ा हो गया, अब दौड़कर नहीं खाएगा, लेकिन खाएगा तो मांस ही। मान लो एक बार को तेजस्वी यादव चाहते हैं कि एकदम ये ठीक हो जाए, तो भी नहीं होगा। आप जाकर देख लीजिए, पिछली बार जब वो चुनाव जीत कर आए तो बजाप्ता आरजेडी ने ट्वीट किया है कि कोई भी सेलिब्रेशन में बदमाशी नहीं करेगा। जाइए ट्वीट जाकर देखिएगा। पर ये दल का कैरेक्टर क्या दिखाता है? पर ये बदलाव भी तो सुनिए दिखाता है। तो सुनिए, उसकी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ। दल के नेता का, भाई आप जीते हैं, जीत का, विक्ट्री का सेलिब्रेशन सब करते हैं, क्यों इतना डरे हो? क्योंकि जान रहे हो कि आपका समर्थक नेता जो नीचे अगर सेलिब्रेशन करने जाएगा तो लूटपाट बदमाशी ही करेगा। ये भी हो और सकता वो है। ट्वीट करने के बाद भी लोगों ने फिर वही बदमाशी किया। पर यही तो, ये भी हो सकता है ना कि आप पहले से प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं कि भाई ऐसा मत ले रहे करना, क्योंकि लोग ठीक है, एग्जैजरेट करके लिया बताएंगे। लिया। हाँ। इसके बावजूद क्या विक्ट्री प्रोसेसन जो निकली उसमें बदमाशी हुई कि नहीं हुई? अगर नहीं हुई होती तो मैं बात आपकी मान लेता कि देखिए इस बार तेजस्वी यादव सजग थे, उन्होंने लोगों को पहले चेताया कुछ गलती मत करना, और लोगों ने बात मान ली। मैं आपको यही बता रहा हूं कि उन्होंने ट्वीट किया टू हिज क्रेडिट कि भाई कोई हल्ला हंगामा नहीं करेगा, बदमाशी नहीं करेगा, इसके बावजूद बदमाशी हुई। आपने जनता दल यूनाइटेड आरजेडी दोनों के साथ काम किया है, उसका अफसोस है आपको? नहीं क्या? नहीं, मैंने दोनों के साथ काम नहीं किया, पहले भ्रम मत पालिए आप। महागठबंधन मैंने की- जब हम नीतीश जी के साथ काम कर रहे थे और उसमें आरजेडी को गठबंधन के तौर पर जोड़ा गया था जी। आप 2015 का अभियान जाकर देख लीजिए। पूरे अभियान में लालू जी का एक फोटो कहीं आपको नहीं दिखा होगा। पूरा जो अभियान का चला था वो 7 निश्चय पर चला था। मैंने आरजेडी और कांग्रेस को मैनिफेस्टो भी नहीं जारी करने दिया था। इसको चेक कर लीजिएगा। मैनिफेस्टो भी जारी नहीं करने दिया था। एक ही 7 निश्चय जारी किया गया था, तीनों दलों ने उस पर साइन किया था। एक ही चेहरा नीतीश कुमार, एक ही प्रोग्राम 7 निश्चय, उसके लिए काम किया था कि बिहार में ये सुधार हो, क्योंकि तब मेरा भरोसा नीतीश कुमार पर था। नीतीश कुमार उस समय बिहार के लिए सबसे बेहतर व्यक्ति 15 में नीतीश कुमार थे, उनसे बेहतर कोई नहीं था। तो उनका कोई एक फैसला जो आप जारी रखना चाहेंगे अगर आपकी सरकार बनी तो? बहुत सारे फैसले, जैसे उन्होंने यहाँ पर पंचायती राज में जो महिलाओं को, जाति पिछड़ों को जो भागीदारी दी है, वो बहुत बहुत बढ़िया बेहतर फैसला है। तो आप इस बार इतने पुख्ता रूप से क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री? क्योंकि नहीं बनेंगे। पुख्ता रूप से क्या नहीं बनेंगे? जीत गए तब? मैं कह रहा हूं बनेंगे नहीं, कैसे बनेंगे? नीतीश यही तो कुमार मैं को 25 सीट वजह भी नहीं समझने आएगी। की कोशिश कर रहा हूं ना आपकी। क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अब अंत हो रहा है। हर चीज का एक अंत आता है। अब नीतीश कुमार अपने राजनीति के अंतिम दौर में हैं। शारीरिक और मानसिक तौर, बाकी चीजों को छोड़ भी दें तो शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार इज नॉट इवन 1/10 ऑफ व्हाट ही यूज्ड टू बी। बिहार में एक जाति का वो है, उसको कैसे काटने की सोच रहे हैं? फालतू बात है, काटने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर्नाटक में लिंगायत बोकालिग्गा हैं या नहीं है? क्या आंध्र की राजनीति में कापू कम्मा रेड्डी की महत्ता, माडिगा माला की महत्ता है या नहीं है? है। क्या गुजरात में क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम, पटेल की बात होती है नहीं होती? मैं ये नहीं रुकिए कह एक रहा। मिनट रुकिए। हाँ। अगर होती है इसका मतलब है कि वहां पर भी जाति की महत्ता है। वहां पर जब आप जाकर नेताओं से पूछते हैं तो कभी क्या आपने पूछा उनसे कि जाति के रहते हुए आप कैसे जीतिएगा नरेंद्र मोदी गुजरात में? आपने मोदी से तो ये नहीं पूछा। बिहार में आकर आप पूछते हैं, आपका तर्क क्या है? कि बिहार में जाति ज्यादा है, इसको जांच लिया जाए। नहीं, मैं एक चीज कहता हूं फिर आप बताइएगा। जैसे आप चूंकि आंकड़ों की बात करते हैं, सीएसडीएस का सर्वे ये बताता है कि बिहार में जाति और वोट का कनेक्शन का परसेंटेज हायर है कंपेयर टू अदर स्टेट। मैं आपको सामने आपके दर्शकों को बताता हूं, आपका हर दर्शक ये स्टैटिस्टिक्स समझेगा और सीएसडीएस से बेहतर समझेगा। 1984 में पूरे देश में जातियों का बंधन टूटा। इंदिरा जी के नाम पर लहर का इलेक्शन था, कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीट आई। पर्सनालिटी का इलेक्शन। सुन तो लीजिए। हाँ। तो क्या 84 में जब पूरे देश में जातियों से ऊपर उठकर लोगों ने इंदिरा जी के सहानुभूति में वोट दिया, तो क्या बिहार में लोगों ने वोट दिया या नहीं दिया? दिया। बिहार में भी कांग्रेस को वोट मिला। सही बात है। 2014 में नीतीश जी और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़े थे, तो कैसे मोदी जी को वोट पड़ गया बिहार में? पर्सनालिटी तो कभी कभी ओवरशैडो करती है। कभी कभी ना। होता है। आपको तो रोज एग्जाम्पल देता है ना। बिल्कुल। आप मान रहे हो ना। हाँ। तो अगर कोई बिंदु, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मुद्दा, अगर कोई घटना
समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है, बिहार में भी करता रहा है। इसलिए बिहार को अलग से मत कीजिए। अगर ऐसा होता कि 14 में पूरे देश में मोदी को वोट पड़ गया, बिहार में लोग जाति पर वोट दे देते, तो मैं मान लेता भाई बिहार में डिग्री जो आप कह रहे हैं CSDS वाला आंकड़ा, ऐसा कहीं नहीं है। अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति पर वोट देता तो मोदी जी को बिहार में वोट दिया किसने? मोदी जी का जात का तो बिहार में कोई नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एकमात्र है, मैं कह रहा क्योंकि हूं एकमात्र फैक्टर वही है। तर्क है आपके पास एक कि फैक्टर क्यों है। जनसुराज नहीं जीतेगा। मेरी बात उसको समझिए। कैसे काटेंगे हम, ये ना समझने यही की बात है ना, बात वही आप कह रहे हैं, कैसे काटेंगे या मतलब कैसे कुछ जीतेंगे कि मैं factors जातियों के हैं। रहते आप जीतिएगा कैसे, आपको काटना पड़ेगा। हमको काटने की जरूरत नहीं है। अगर समाज में सोना और पीतल रखा हो तो किसी भी जाति के लोग होंगे वो सोना ही उठाएंगे। अब आप पर हम पर निर्भर है कि जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो विचार जो प्रयास आप सामने समाज के रख रहे हैं, वो उसको सोना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जो इस समय का मुद्दा चल रहा है SIR का मुद्दा, और अभी जो इस समय केंद्र में कांग्रेस और विपक्षी दल इतने बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग को लेकर के घेर रहे हैं, आप इस मुद्दे का जनता के बीच, क्योंकि आप लगातार जा रहे हैं, रेजोनेंस देखते हैं? जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वो मामला है वोटर एडिशन का। बिहार में जो SIR है ये है मामला वोटर डिलीशन का। हाँ बिल्कुल, दो अलग है। जो वोटर एडिशन का मामला जो राहुल गांधी ने रखा है, अभी नहीं, महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद उन्होंने एक लेख लिखा था, तब से लगातार मैं राहुल गांधी के हर बात का विरोध करता हूं, ज्यादातर बातों का, लेकिन इस मामले पर मैंने राहुल गांधी का समर्थन किया है। इसलिए नहीं कि वो राहुल गांधी कह रहे हैं, इसलिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के नेता का एक ओहदा है, वो देश की 60 करोड़ लोगों का, सत्ता में जो बैठा है उससे ज्यादा 60% जनता का वॉइस है। अगर वो चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर तथ्यों के साथ कुछ बात रख रहे हैं तो उनकी बात आप मानिए या न मानिए, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि उस बात को इन्वेस्टिगेट करे और ऑब्जेक्टिवली हर पॉइंट वाइज उसका रिबटल दे अगर उनके पास है तो। आप ये नहीं कह सकते कि ओथ अंडर ओथ नहीं दिए इसलिए नहीं किए तो ये हम इनका वैल्यू नहीं करते हैं तो ये चुनाव हारे, उसका कोई महत्व नहीं है। देश का विपक्ष का नेता अगर चुनाव की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट पर कोई सवाल उठा रहा है तो चुनाव आयोग को उसका जवाब देना चाहिए। उस लहजे से मैं बिल्कुल राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसके साथ खड़े हैं। SIR का जो मामला है ये बिल्कुल क्लियर है। यहां पर जो लोग सत्ता में बैठे हैं, भाजपा और जदयू वाले, ये चाहते हैं कि जो समाज में सबसे निचले स्तर पे लोग हैं, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, उनको वोट करने का अवसर न मिले, क्योंकि सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी उसी में होती है। इनको मालूम है कि जो समाज में जो प्रवासी मजदूर है, ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है जैसा कुछ लोग बता रहे हैं, ये तो ज्यादा हिंदू ही इससे प्रभावित होंगे। जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, या यहाँ पे होमलेस जो लोग रह रहे हैं, ज्यादातर अति पिछड़े समाज के, दलित समाज के, कुछ उसमें मुसलमान भी होंगे। ये लोग अगर वोट करेंगे तो सरकार के विपक्ष में वोट पड़ेगा। तो वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ये SIR का अभियान चला रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं मिलकर चला रहे हैं? क्योंकि ये 20 बरस में ये हुआ नहीं है। अचानक से 20 बरस के बाद आप कह रहे हैं चुनाव के 3 महीने पहले कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे, तो स्वाभाविक है लोग पूछेंगे भाई क्यों करना चाहते हो? तो दो बात लोग कह रहे हैं कि भैया इलेक्टोरल रोल के शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। तो अभी 1.5 बरस पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, इलेक्टोरल रोल बना, इलेक्शन कमीशन ने बनाया, उसी से पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है, मोदी जी चुनकर आए हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये स्वीकार करने को तैयार है कि जिस इलेक्टोरल रोल से देश की पार्लियामेंट का, मोदी जी का चुनाव हुआ है वो सही नहीं है? या ये तो ये मानो कि या तो वो सही नहीं है। अब आप तर्क दे सकते कि नहीं वो तो सही था, 1.5 बरस में उसमें कुछ त्रुटियां आ गई। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? सूत्रों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने न्यूज लीक किया कि बिहार में बहुत बांग्लादेशी, नेपाली, ये सब इलेक्टोरल रोल में इनका नाम है। अभी अमित शाह जी आए, भाषण में कहा अरे भाई क्या चाहते हो, बांग्लादेशी सब आके यहाँ वोट करे। तो अमित शाह जी, आप देश के होम मंत्री, गृह मंत्री हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, तो क्या 2024 के बाद 1.5 बरस से बांग्लादेशी और नेपाली बिहार में आ गए, शरणार्थी के तौर पर या घुसपैठिए के तौर पर आ गए, उन्होंने अपना राशन कार्ड बना लिया, इलेक्टोरल रोल में नाम लिखवा दिया, और अगर ऐसा किया है तो इसका पहले स्वीकार करो कि तुम्हारी गलती है, इसका दोष भी आप ही पर आएगा। पर वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा इंटेंसिव रिवीजन है और वो करने का अधिकार चुनाव आयोग का है और वो कर रहा है। बिल्कुल है, चुनाव आयोग को अधिकार है, लेकिन कोई भी अधिकार
एकदम वैक्यूम में नहीं है। आपको इलेक्टोरल रोल बनाने का अधिकार है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एक बनी हुई प्रक्रिया के तहत बनाने का अधिकार है। आप जिसका नाम काट रहे हैं, ये लॉ ऑफ द लैंड है, उसको आप अपील का मौका तो देंगे। आप 25 सितंबर को कह रहे हैं कि हम ड्राफ्ट रोल जारी करेंगे, 30 सितंबर को यहां पर रोल फ्रीज हो जाएंगे, तो 5 दिन में जिसका नाम कटेगा वो कैसे अपील करेगा? और 5 दिन में उतरे लोगों की अपील की सुनवाई कैसे होगी? और अगर आप 30 के आगे करोगे तो क्या इलेक्शन आगे बढ़ाया जाएगा? ये तो टेक्निकली एड अप नहीं हो रहा है ना। आप बता रहे 60-65 लाख लोगों का नाम काट दिया, कहां नाम जारी किया? जिनका नाम काटा क्या उनके परिजनों को या उनको आपने मौका दिया अपील का? आप कह रहे फलाना आदमी मर गया, अभी योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में 2 लोगों को खड़ा कर दिया, जिसको इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये मर गए, वो 2 लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए। तो किसके आधार पर कौन कह रहा है कि मर गए? ये तो इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से आर्बिट्रेरी तरीके से कर रहा है। तो लेकिन अंत में एक बात मैं आपको कहूंगा, SIR पे हम लोग ये बात कह रहे हैं, दूसरे दल वाले इसको दूसरे तरीके से उठा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि इलेक्शन कमीशन चाहे जो जुगत लगा ले, 5% वोट काट दे, 10% काट दे, जितने लोग बचे रहेंगे, 100 में 90 बचेगा, वो 90 आदमी ही भाजपा और नीतीश को हटाने के लिए काफी है। चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इस बिहार में हम लोगों ने देखा है, जब लालू जी का राज था, बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चर होता था, लेकिन जब जनता उनके खिलाफ हो गई तो सारे बूथ कैप्चर करने के बाद भी चुनाव हार गए। तो नीतीश जी का जाना तय है। इलेक्टोरल रोल में आप चाहे 5% रिवीजन कीजिए या 10% रिवीजन कीजिए, गलत है, लेकिन इससे चुनाव परिणामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके पास जो ये पूरा तंत्र है, ये आप किस फंडिंग की व्यवस्था से चला रहे हैं? नहीं तो हर दिन जवाब दिया है। जिस दिन से हमने चलना शुरू किया तब से लोग बता रहे हैं भाई इनको पैसा कौन दे रहा है। तब से बता रहे हैं कि भाई पिछले 10 वर्षों में, बिहार आने से पहले 10 वर्षों में बिहार देश के जितने बड़े नेता दल, जिन लोगों की भी हम लोगों ने मदद की, उनको उनसे या उनको मदद करने वाले लोगों से मदद ली जा रही है। मदद इसलिए ली जा रही है कि बिहार में गरीब से गरीब व्यक्ति भी, अगर उसमें क्षमता है, उसमें कैरेक्टर है, अगर बिहार में कुछ करने का जज्बा है, तो पैसे की वजह से वो पीछे ना छूट जाए। उसके पिताजी विधायक नहीं है इसलिए वो सामने ना आए, ऐसी बात ना हो। इसलिए मैं उन सारे लोगों से मदद ले रहा हूं जिनकी मदद मैंने पिछले 10 साल में की है। अब कहिए ये लोग कौन हैं? उनका नाम भी बाकायदा जारी कर दिया गया है, वेबसाइट पे नाम भी जारी है, देख लीजिए, समझ लीजिए। ज्यादातर लोग आपको वही राज्यों के लोग मिलेंगे जिन राज्यों में प्रशांत किशोर ने पहले काम किया है, जिन लोगों ने मुझे काम करते देखा है, जिनको लगता है कि ये आदमी कुछ कर सकता है, उनसे मदद ले रहे हैं। ये थी प्रशांत किशोर जी से विशेष बातचीत। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुकेश शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।